हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीपीसी के कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स। ये लगभग जो है 50 जजमेंट्स हैं जिन्हें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं। अगर आपने ये जजमेंट्स पढ़ लिए हैं तो इसके बाहर का आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये लैंडमार्क जजमेंट्स है और अगर आप कुछ रीसेंट जजमेंट्स पढ़ना चाहते हैं तो वो आप पढ़ सकते हैं। बाकी लैंडमार्क जजमेंट्स के लिए आपको इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला जो जजमेंट है वो है सलीम एडवोकेट्स बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003। इसमें इस पर्टिकुलर केस में ये कहा गया था कि जो अमेंडमेंट हुए थे सीपीसी में 1999 में और 2002 में, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ऐसा यहाँ पर इस वाले केस में कहा गया था। दूसरा केस है साउथ ईस्ट एशिया शिपिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस नव भारत एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। 1996 का ये केस है। इस पर्टिकुलर केस में कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ये कोर्ट ने बताया था। कह रहा है कॉज ऑफ एक्शन इज अ बंडल ऑफ फैक्ट्स व्हिच गिव्स प्लेंटिफ। फैक्ट्स का कुछ बंडल है जो कि प्लेंटिफ को एक राइट देता है ताकि वो रिलीफ क्लेम कर सके किसके अगेंस्ट, डिफेंडेंट के अगेंस्ट। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट केस चंद्र वर्सेस चंद्रकांत। इसमें इन्होंने ये बताया कि प्रिलिमिनरी डिक्री इज वन व्हिच डिक्लेयर्स द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज लीविंग द एक्चुअल रिजल्ट टू बी वर्कड आउट। इसमें क्या बताया गया, प्रिलिमिनरी डिक्री के बारे में बताया गया कि वो क्या होती है। क्या होती है प्रिलिमिनरी डिक्री? कह रहा है कि राइट्स एंड लायबिलिटीज पार्टीज की वो बताता है। ये डिक्री जो है आपकी प्रिलिमिनरी डिक्री जो है वो राइट्स एंड लायबिलिटीज बताती है आपकी पार्टीज की। और जो एक्चुअल रिजल्ट है वो अभी फर्दर की प्रोसीडिंग्स में आना, अभी फर्दर की प्रोसीडिंग्स और हमें करनी पड़ेगी, लेकिन एक ये प्रिलिमिनरी डिक्री हमने निकाल दी है। एज अ रिजल्ट ऑफ फर्दर इंक्वायरीज परसुएंट टू प्रिलिमिनरी डिक्री राइट्स ऑफ द पार्टीज, मतलब कि इसके बाद प्रिलिमिनरी डिक्री के बाद राइट्स ऑफ द पार्टीज आर फुल्ली डिटरमाइंड। देखो आपको पता होगा अगर आपने प्रीलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री क्या होता है अगर इसके बारे में पढ़ा है तो प्रीलिमिनरी डिक्री कहते हैं ना प्रीलिम्स हो रहा है, मतलब पहला स्टेज है कि अगर कोर्ट को कोई डिक्री पास करनी है पहले अपनी प्रोसीडिंग्स के बीच में तो वो एक प्रीलिमिनरी डिक्री पास करते हैं। फिर उसके ही बेसिस पर फाइनल डिक्री आती है जिसमें पार्टीज की जो राइट्स हैं, राइट्स और लायबिलिटीज हैं, वो फुल्ली डिटरमाइन करी जाती हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो आपकी फाइनल डिक्री होती है वो प्रिलिमिनरी डिक्री पर ही बेस्ड होती है। ठीक है, तो इसके कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपने प्रिलिमिनरी डिक्री जब आई थी तब आपने अपील नहीं करी तो आप फाइनल डिग्री जब आई है तब अपील नहीं कर सकते। ये बात, ये कॉन्सेप्ट जो है हम पीडी में और एफडी में फॉलो करते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, फिर केस है धनीराम वर्सेस लाला श्रीराम 1980 का। कह रहा है डिक्री होल्डर जरूरी नहीं है कि वो प्लेंटिफ हो। ये जो है सवाल कई बार पूछा जाता है कि कौन से केस में ऐसा कहा गया था, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि डिक्री होल्डर प्लेंटिफ ही होगा। अ पर्सन जो कि एक सूट की पार्टी नहीं है बट जिसके फेवर में एक पर्टिकुलर ऑर्डर पास किया जा सकता है वो डिक्री होल्डर हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि डिक्री होल्डर हमेशा प्लेंटिफ ही होगा। कोई भी ऐसा पर्सन जो कि उस पर्टिकुलर केस का, उस पर्टिकुलर सूट का पार्टी नहीं है लेकिन जिसके अगेंस्ट जिसके फेवर में एक पर्टिकुलर ऑर्डर पास किया जा सकता है उसे हम डिक्री होल्डर कह सकते हैं। ठीक है, फिर है फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल। देयर इज नथिंग इन द कोड, यानी कि सीपीसी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि प्रोहिबिट करता है कि एक से ज्यादा पीडी पास नहीं की जा सकती है। सिर्फ जरूरी नहीं है कि एक ही प्रिलिमिनरी डिक्री आएगी, कई प्रिलिमिनरी डिक्री भी आ सकती हैं इफ सर्कमस्टांसेस जस्टिफाई वैसे, मगर सर्कमस्टांसेस वैसे और जहां पर नेसेसरी ऐसा करना, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आई गेस पार्टीशन का बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, फूलचंद वाला। अब देखो हंसराज गुप्ता, इसमें सूट को डिफाइन किया गया था। मतलब आपको सीपीसी जब हम पढ़ना शुरू ही करते हैं तो सबसे पहले कोई भी अगर आपको पढ़ा रहा है तो सबसे पहले केस यही बताता है वो कि सूट कहां पर कौन से केस में डिफाइन किया गया। तो ये तो आप लोगों को पता होगा, हंसराज गुप्ता वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर्स ऑफ देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रांसवे कंपनी लिमिटेड AIR 1933 का ये केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सूट एक सिविल प्रोसीडिंग है जो कि इंस्टीट्यूट होती है जब प्लेंट को प्रेजेंट किया जाता है कोर्ट के सामने। फिर है ये केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसके कॉन्सेप्ट को। लूसी कोचुवरीद वर्सेस पी मरियप्पा गोंदर। इस केस में कहा गया था, मीन प्रॉफिट का ये केस है, लाइबिलिटी टू पे मीन प्रॉफिट गोज विद द एक्चुअल पोजेशन एंड एंजॉयमेंट ऑफ द इमूव्ड प्रॉपर्टी। मतलब मीन प्रॉफिट वो बंदा पे करेगा जो कि उस प्रॉपर्टी के एक्चुअल पोजेशन में उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहा है। ठीक बात है, लेकिन जहां पर प्लेंटिफ का डिस्पोजिशन कैन बी रिगार्डेड एज अ जॉइंट और कंसर्टेड एक्ट। पहले हम इससे पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि जहां पर लेकिन प्लेंटिफ का डिस्पोजिशन कई लोगों ने मिलकर किया है, सेवरल पर्संस के द्वारा हुआ है,
ईच ऑफ देम, जितने लोगों ने उस पर्टिकुलर एक्ट में पार्टिसिपेट किया, मतलब उसको डिस्पोजेस करने में जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, वुड बी लाइबल फॉर मीन प्रॉफिट, उन सबको मीन प्रॉफिट पे करना पड़ेगा, इवन दो ही वाज नॉट इन द एक्चुअल पोजेशन। जरूरी नहीं है कि वो सारे लोग एक्चुअल पोजेशन में उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के हो। जनरल रूल क्या कह रहा है? जनरल रूल ये है कि जो उस प्रॉपर्टी को एक्चुअली पोजेस कर रहा है और एंजॉय कर रहा है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को, वही मीन प्रॉफिट पे करेगा। ये सीधी सी ये जनरल बात है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, वो है ये, देखो इसको एग्जांपल से समझो। मान लो कि किसी ए बंदे की प्रॉपर्टी थी इमूवेबल, ठीक है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी ए बंदे की, ये इसका ओनर है, ए हमारा ओनर है, बी सी डी ई एफ और एक जी को भी ले लो, जब सबको ले गए तो ये सारे लोग यहां पर शामिल हैं और ये जो है इसको डिस्पोजेस करते हैं, ये सारे ही लोग इसे डिस्पोजेस करते हैं। क्या कर रहे हैं? इसे डिस्पोजेस कर रहे हैं, ठीक। अब मान लीजिए जनरल रूल की अगर हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो अब इसमें एक्चुअल पोजेशन में हम मान लेते हैं बी है, मान लीजिए एक्चुअल पोजेशन में जो एंजॉय कर रहा है प्रॉपर्टी को वो बी ही एंजॉय कर रहा है, या प्रॉपर्टी को वो एंजॉय कर रहा है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि बी है हमारा एक्चुअल पोजेशन में। अगर हम जनरल रूल की बात करें तो इसका ये मतलब है कि बी ही मीन प्रॉफिट पे करेगा, मतलब सिर्फ बी की लायबिलिटी बनती है। लेकिन इस केस में ये कहा गया जितने लोग भी शामिल थे उसको डिस्पोजेस करने के लिए वो सारे ही लाइबल होंगे मीन प्रॉफिट देने के लिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिर्फ एक ही बंदा या दो ही बंदे वहां पर एक्चुअल पोजेशन में थे, इस बात से कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। ये इस केस में कहा गया था, ये केस इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। अब केस है किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान का, AIR 1954 का ये केस है। कह रहा है डिफेक्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन गोज टू द रूट ऑफ द डिक्री और ऑर्डर। A decree passed without jurisdiction वो एक nullity होती है। Supreme Court held that a decree passed without jurisdiction वो nullity है। A defect of jurisdiction strikes at the very authority of the court and it can't be cured even by the consent of the parties। पार्टीज ने आपस में कंसेंट कर ली उससे कि आप jurisdiction का जो डिफेक्ट है उसको खत्म कर दोगे, नहीं, ये चीज नहीं हो सकती, ठीक है। फिर उसके बाद दुल्लाभाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस है, AIR 1969 का। कह रहा है एवरी प्रिजम्पशन, हमें यही लेना है कि कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है। सेक्शन 9 का बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। सेक्शन 9 में कहा गया है ना कि हमको जो है सारे सिविल सूट्स का कॉग्निजेंस ले सकते हैं अनलेस इम्प्लाइडली और एक्सप्रेसली बार्ड, ठीक बात है वो। लेकिन दूल्हाभाई के केस में ये बात कही गई थी कि हर सिविल कोर्ट के पास हम मानेंगे कि हर एक सूट का उनके पास कॉग्निजेंस है, ठीक है। और अगर आप ये कह रहे हो कि कॉग्निजेंस नहीं है, मतलब अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि कॉग्निजेंस नहीं है इस पर्टिकुलर जो है कोर्ट का, सिविल कोर्ट का इस सूट के ऊपर, तो क्यों नहीं है उसको स्पेसिफिकली आपको बताना पड़ेगा। तो यही कह रहा है कि प्रिजम्पशन जो ली जाएगी पहले उसमें वो यही ली जाएगी कि हर कोर्ट के पास हमारा ज्यूरिसडिक्शन है। प्रोविजन ऑफ एक्सक्लूजन, वही मैंने बताया ना कि अगर आप कह रहे हो कि ये पर्टिकुलर कोर्ट के पास इस पर्टिकुलर सूट का कॉग्निजेंस नहीं है, अगर आपने उसको एक्सक्लूड किया है तो मस्ट बी स्ट्रिक्टली कॉन्स्टिट्यूट, उसको जो है सही से आपको बताना पड़ेगा रीजनिंग देकर के कि क्यों इसको एक्सक्लूड किया गया। फिर उसके बाद हकम सिंह वर्सेस गेमॉन इंडिया लिमिटेड 1971 कह रहा है व्हेन टू और मोर कोर्ट्स हैव ज्यूरिसडिक्शन टू एंटरटेन अ सूट, जब दो या दो से ज्यादा कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है, पार्टीज आपस में, मान लीजिए कि कोई कोर्ट एक जयपुर में है एक जोधपुर में है कोर्ट, इन दोनों ही कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि कहां जाए, कौन से कोर्ट के पास जाए, तो पार्टीज आपस में अग्रीमेंट करके सबमिट कर सकती है कि उनको कौन से ज्यूरिसडिक्शन में, चाहे जयपुर में आप कर लो सूट इंस्टीट्यूट, चाहे आप जोधपुर में कर लो, एनी ऑफ वन ऑफ सच कोर्ट्स टू द एक्सक्लूजन ऑफ अनदर ऑर्डर इज वैलिड। अब मान लीजिए कि अगर जयपुर में आपने किया, जोधपुर को छोड़ दिया, तो ये किया जा सकता है, ठीक है। देखो बेसिकली ये इस पर्टिकुलर केस में क्यों कहा गया, ये इस केस में इस वजह से कहा गया है क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जयपुर के पास था ज्यूरिसडिक्शन, जोधपुर के पास नहीं था, लेकिन दोनों पार्टी जोधपुर के पास रह रही हैं, तो वो सोच रही है कि भाई कोई बात नहीं ना, हम लोग आपस में अग्री करके जोधपुर वाले कोर्ट में ही जो है अपना सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता। अगर ज्यूरिसडिक्शन नहीं है तो फिर आप इस तरीके की हरकत नहीं कर सकते हो। वही जो भी हम लोगों ने ऊपर वाले केस में पढ़ा कि क्या कंसेंट से पार्टीज अपना डिसाइड कर ले, आपस में दोनों का अग्रीमेंट है तो डिसाइड कर ले, भले ही ज्यूरिसडिक्शन नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा नहीं। अगर ज्यूरिसडिक्शन है दोनों कोर्ट के पास तो आप आपस में डिसाइड कर सकते हो कि कौन से कोर्ट के पास आपको जाना है। लेकिन अगर एक कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है, दूसरे कोर्ट के पास नहीं है, तो वहीं जाना पड़ेगा जिस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कन्वीनियंस कौन सा किस पार्टी को हो रहा है। अगर ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है तो कोर्ट अपना डिग्री पास कैसे करेगा, ठीक है। फिर अब्दुल्ला बिन अली वर्सेस गलप्पा, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट हैज टू बी डिसाइडेड ऑन द एलिगेशंस मेड बाय द प्लेंटिफ इन द प्लेंट।
प्लेंट में जो क्लेम्स प्लेंटिफ ने किए या जो एलिगेशंस लगाए हैं, कोर्ट का जुरिसडिक्शन उस बात पर डिसाइड किया जाता है, ना कि जो WS जो रिटन स्टेटमेंट डिपेंडेंट ने फाइल किया है, ना कि उस बात पर। ये भी इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखना। फिर ऑफिशियल ट्रस्टी वर्सेस सचिंद्र AIR 1965 कह रहा है जुरिसडिक्शन ऑफ अ कोर्ट मस्ट इंक्लूड द पावर टू हियर एंड डिसाइड द क्वेश्चन इन इशू। जो बात इशू में है, जो फैक्ट इन इशू है, कोर्ट का जुरिसडिक्शन की जब हम बात करते हैं तो उसका ये मतलब है कि कोर्ट के पास पावर होनी चाहिए उस पर्टिकुलर मामले को सुनने की, उस इशू को सुनने की और उसको डिसाइड करने की। ठीक है, Hiralal versus Kalinath, there is a difference between inherent lack of jurisdiction and mere lack of territorial और pecuniary jurisdiction। एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे जो मेन मुद्दा होता है ना आपका jurisdiction वाला, हमें पता है कि 3 तरीके की jurisdiction होती है, ध्यान रखो। सब्जेक्ट मैटर jurisdiction होती है, pecuniary jurisdiction होती है और टेरिटोरियल, मोटी मोटी जो है यही टेरिटोरियल jurisdiction होती है। मोटी मोटी यही 3 तरीके की jurisdiction आपको देखने को मिलती है हर जगह आपके CPC में। कह रहा है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो अगर कोर्ट ने डिग्री पास कर दी तो एक बार चलेगा, हम उस डिग्री को ऐसे नलिटी नहीं बोल देंगे कि अरे इस डिग्री का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो फिर भी चलेगा। लेकिन अगर किसी कोर्ट के पास सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन नहीं थी, सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन का मतलब है कि आपके पास तो ताकत ही नहीं है कि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के मामले को ट्राई कर सको, उसके बाद भी अगर आपने ट्राई कर दिया तो ये चीज गलत हो जाएगी। ठीक है, अब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर कोई मामला है तो वो जो जिस कोर्ट में डिवोर्स के मामले जा रहे हैं या मैरिज का मामला जा रहा है, वहां पर ये वाले मामले नहीं डिसाइड हो सकते ना। तो अगर मान लीजिए उस पर्टिकुलर कोर्ट ने ये आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला मामला अगर डिसाइड कर दिया तो हम इसको नलिटी मानते हैं। सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन अगर आपके पास नहीं था, उसके बाद अगर आपने जो है केस फाइल कर दिया है, सॉरी डिसाइड कर दिया है, तो उसे हम बिल्कुल एकदम से उसको नलिटी मानते हैं। लेकिन हाँ, अगर पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन नहीं था, ये मैंने पीपी क्यों लिखा है इसको, पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन नहीं था, ठीक है, और अगर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन नहीं था तो फिर भी एक बार इस बात को हजम किया जा सकता है। ये हीरालाल वर्सेस कालीनाथ के केस में बेसिकली कहा गया। मतलब इनके कहने का मतलब यही है, देखो डिफरेंस होता है इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिसडिक्शन में और मेयर लैक ऑफ टेरिटोरियल। इनहेरेंट लैक ये है सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन, आपके पास था ही नहीं, ताकत ही नहीं है आपके पास। इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिसडिक्शन टू द रूट ऑफ द मैटर, मतलब जो जुरिसडिक्शन होता है वो रूट तक जाती है, गोज टू द रूट, आप यहाँ पर लिख लो गोज टू द रूट ऑफ द मैटर। Whereas PJ and TJ is merely technical and does not go, वो सिर्फ टेक्निकल जो है ग्लिच है, मतलब टेक्निकल जो है डिफेक्ट है और ये रूट ऑफ द मैटर में नहीं जाता। दुर्गेश शर्मा वर्सेस जयश्री का केस है, सेक्शन नंबर 24 का बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। कह रहा है द पावर अंडर सेक्शन 24 डज नॉट ऑथराइज अ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट को वो पावर नहीं देता कि वो ट्रांसफर करे किसी भी सूट को, अपील को एक्सेट्रा फ्रॉम अ सूट, सॉरी फ्रॉम अ कोर्ट सबऑर्डिनेट टू दैट हाई कोर्ट, जो उनसे सबऑर्डिनेट है, उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट से जो कोर्ट सबऑर्डिनेट है, टू अ कोर्ट नॉट सबऑर्डिनेट टू दैट हाई कोर्ट। भाई आपने, ठीक है, हाई कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो अपने से नीचे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वहां से किसी दूसरे सबऑर्डिनेट कोर्ट में मतलब बेसिकली वो स्टेट टू स्टेट ट्रांसफर नहीं कर सकते। इनके कहने का ये मतलब बेसिकली जो हमारा हाई कोर्ट है वो स्टेट टू स्टेट ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकता क्योंकि आपके पास पावर नहीं है। भाई आपके सबऑर्डिनेट तो मान लीजिए है नहीं, वो कोर्ट जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, मान लीजिए कि हाई कोर्ट है, ठीक है, कोई उसके सबऑर्डिनेट कोई कोर्ट था, मान लीजिए C1 कोर्ट था, कोर्ट 1 था, ठीक है, C1 कोर्ट था और ये दूसरा हाई कोर्ट है जो यहाँ पे C2 कोर्ट है, उसका दूसरा हाई कोर्ट है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ये वाला जो हाई कोर्ट है वो यहाँ इस वाले पर्टिकुलर कोर्ट में मामला नहीं भेज सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये इसके सबऑर्डिनेट थोड़ी ना है, ये तो इस हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है ना। यहाँ से एक स्टेट से दूसरे स्टेट मामला थोड़ा ना भेज दो कि ये यहाँ पर कहने की बात कर रहा है। दुर्गेश शर्मा वर्सेस जयश्री का केस ये कहता है, ठीक है। फिर इंडियन ओवरसीज बैंक वर्सेस केमिकल कंस्ट्रक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट केस है। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस जो है इज प्राइम कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ सूट। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इज नीदर कन्वीनियंस ऑफ प्लेंटिफ अलोन नॉर ऑफ द डिपेंडेंट। मतलब बेसिकली दोनों को जो है दोनों को सही पड़े कोर्ट में जब वो आ रहे हैं, कोई किसी के ज्यादा एक्सपेंसेस ना लगे। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस दोनों के लिए होना चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि प्लेंटिफ के लिए होना चाहिए या सिर्फ डिपेंडेंट के लिए होना चाहिए, दोनों के लिए होना चाहिए। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ विटनेस रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर ट्रायल ऑफ सूट, ठीक है। चलो इसको छोड़ दे, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये ध्यान रखो कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस की बात इस केस में कही गई, ठीक है। अब आएंगे इंडियन बैंक वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट कॉर्पोरेशन मार्केटिंग फेडरेशन। कह रहा है सेक्शन 10 अप्लाइज टू द ट्रायल ऑफ द सूट एंड नॉट द इंस्टीट्यूशन। कह रहा है रेस्ट सब जुडिस जो है स्टे ऑफ सूट के बारे में जो हम बात करते हैं वो कह रहा है ट्रायल करने से रोकता है। सूट इंस्टीट्यूट फिर भी किया जा सकता है लेकिन कोर्ट जो है उस पर्टिकुलर सूट का ट्रायल नहीं कर सकती, ठीक है।
इट डज नॉट प्रिक्लूड कोर्ट्स फ्रॉम पासिंग इंटरिम ऑर्डर्स। इंटरिम ऑर्डर पास किए जा सकते हैं, सच एज ग्रांट ऑफ इंजंक्शन, इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर वगैरह हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। पुखराज डी जैन वर्सेस जी गोपाल कह रहा है द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन नंबर 10 यानी कि स्टे ऑफ सूट इज टू प्रिवेंट द कोर्ट्स ऑफ कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन। कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन मतलब दोनों कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन है, साइमल्टेनियसली जो है दो सूट्स पैरेलल सूट्स ना चल रहे हैं, भाई मान लो एक कोर्ट ने दूसरी डिग्री पास कर दी, कोर्ट ने दूसरी डिग्री पास कर दी, इस पर्टिकुलर मैटर से बचने के लिए जो है सेक्शन नंबर 10 को लाया गया था। डिग्री पास इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस सेक्शन इज नॉट अ नलिटी। कहने का मतलब ये है कि जब भी सेक्शन 10 के अंदर कोई मान लीजिए सब्सिक्वेंट सूट अगर फाइल हो रहा है और डिग्री पास कर दी हुई, मान लीजिए इस पर्टिकुलर, मान लीजिए कि एक कोर्ट में हुआ, C1 कोर्ट में हुआ, दूसरे कोर्ट में हुआ, दूसरे कोर्ट ने मान लीजिए डिग्री पहले पास कर दी, तो कह रहा है ये नलिटी नहीं हो जाएगी जो डिग्री यहाँ पर पास करी गई, ये सिर्फ एक मेयर रूल ऑफ प्रोसीजर है, ठीक है। यहाँ पर इनके कहने का मतलब ये है कि सेक्शन 10 को वेव ऑफ किया जा सकता है, ये बात ध्यान रखना। और सेक्शन 10 को ऑब्जेक्शन लेना पड़ता है, कोर्ट को सपना नहीं आएगा कि जो है पहले से कहीं पर सूट चल रहा है किसी कोर्ट में, और ये ऑब्जेक्शन लेगा कौन? डिफेंडेंट लेगा ऑब्जेक्शन। खुद सोचो, लॉजिकली सोचो, ठीक है। अभी लीगली भी आप सोच सकते हैं, लॉजिकली जैसे भी आपको समझ में आता है, ये चीज सोचो कि ऑब्जेक्शन जब तक कोई बंदा लेगा ही नहीं कि भाई पहले C1 कोर्ट में मामला चल रहा है, आप कैसे इसको ट्राई कर सकते हैं, तो कोर्ट रोक देगी, खुद को नहीं ट्राई करेगी। और अगर मान लीजिए डिफेंडेंट ने वेव ऑफ ही कर दिया अपना ये राइट, ये बात बताने का कोर्ट को कि भाई मामला चल रहा है ऑलरेडी C1 कोर्ट में, तो कोर्ट को कैसे पता चलेगा? कोर्ट को सपना तो आएंगे नहीं, कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि कोई दूसरा मामला ऑलरेडी पेंडिंग है? तो इस वजह से कह रहा है कि कोई नलिटी नहीं होती अगर सेक्शन 10 के कॉन्ट्रावेंशन में अगर दूसरे कोर्ट ने, सब्सिक्वेंट कोर्ट ने अगर डिग्री पास कर दी है, तो सिर्फ जो है एक रूल ऑफ प्रोसीजर ये बताता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, डिफेंडेंट चाहे तो उसको वेव ऑफ कर दे। इसीलिए मैंने यहाँ पर समझाने के उससे लिखा है कि सेक्शन 10 को वेव ऑफ किया जा सकता है, ये एक राइट है डिफेंडेंट की जिसको वेव ऑफ किया जा सकता है। फिर वर्कमैन वर्सेस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज कोचिन पोर्ट ट्रस्ट AIR 1978 कह रहा है where any matter which might and ought to have been made a ground of constructive res judicata का ये वो है, क्या बोलते हैं लैंग्वेज, जहां पर आप किसी पर्टिकुलर फैक्ट को, जहां पर आप किसी पर्टिकुलर फैक्ट को ग्राउंड ऑफ डिफेंस या अटैक बना सकते थे अपने फॉर्मल प्रोसीडिंग में, और अगर आपने उस वक्त नहीं बनाया तो फिर आप बाद में नहीं बना सकते। मतलब कई सारी भाई जो है क्या बोलते हैं उसको, प्रोसीडिंग होती है। अब पहली प्रोसीडिंग में आप किसी मामले को ग्राउंड ऑफ डिफेंस या ग्राउंड ऑफ अटैक आप उस पर्टिकुलर फैक्ट को बना सकते थे, बट आपने उस वक्त नहीं बनाया। तो जब उस वक्त नहीं बनाया, जब आपसे पूछा गया, तो आप बाद में उस पर्टिकुलर चीज को ग्राउंड ऑफ डिफेंस या अटैक नहीं बना सकती। ये है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, वहां पर रेस जुडिकाटा लग जाएगा। इन फॉर्मल प्रोसीडिंग बट वाज not so made then such a matter is deemed to have been constructively in issue। हम कहेंगे कि constructively in issue है ताकि मल्टीप्लिसिटी ना हो लिटिगेशन की, ये बात ध्यान रखना। दरियाव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AIR 1961 डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा, ये है यूनिवर्सल एप्लीकेशन का होता है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, ये बात ध्यान रखना। ये पर्टिकुलर इस केस में कहा गया था, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इफ्तिकार अहमद वर्सेस सैयद मेहरबान अली, रेस जुडिकाटा इज अप्लाइड बिटवीन को डिफेंडेंट एंड को प्लेंटिफ्स, ये भी केस इंपॉर्टेंट है। शिवधान सिंह वर्सेस दरियाव कुमार AIR 1966 का, इसमें ये कहा गया कि डिसीजन जो है फॉर्मल सूट का वो मेरिट्स पर होना चाहिए, ठीक है। एंड सो मैटर, फॉर्मल सूट का मतलब जो पहले सूट इंस्टीट्यूट किया गया था, ये जिसका पहले फॉर्मल सूट का मतलब होता है जिसका पहले डिसीजन आया था जिस पर्टिकुलर सूट का, ठीक है। सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 1, ठीक है। कह रहा है जो पहले डिसीजन आया था जिस पर्टिकुलर सूट का वो मेरिट्स पर होना चाहिए एंड सो मैटर कैन नॉट बी सेड टू बी फाइनली डिसाइडेड, और तब आप किसी मैटर को फाइनली डिसाइडेड नहीं कह सकते जब फॉर्मल सूट को डिसमिस कर दिया गया था ट्रायल कोर्ट के द्वारा ज्यूरिसडिक्शन की कमी की वजह से। वांट का मतलब होता है ज्यूरिसडिक्शन की कमी की वजह से अगर मान लीजिए फॉर्मल सूट को डिसमिस कर दिया गया तो हम नहीं मानेंगे कि वो डिसाइड हो गया। मेरिट्स पर डिसाइड होने का मतलब एक सारे पॉइंट्स अच्छे तरीके से सुने गए हैं और उसके बाद कोर्ट के द्वारा उसको डिसाइड किया गया है। और फॉर प्लेंटिव्स डिफॉल्ट या फिर प्लेंटिव का डिफॉल्ट हुआ पे, मतलब प्लेंटिव नहीं अपेयर हो पाया, और ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर पार्टीज, या फिर इस तरीके का कोई भी ग्राउंड, इस तरीके का अगर कोई भी काम हुआ है, मिस जॉइंडर नॉन जॉइंडर हुआ है, अपेयरेंस नहीं हुआ प्लेंटिव का, इस वजह से अगर सूट को डिसमिस कर दिया गया था फॉर्मल सूट को, तो हम नहीं कहेंगे कि वहां पर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तब सब्सिक्वेंट सूट चल सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन, द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ रेस जुडिकाटा एंड कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा जो है वो रिट पिटिशन पर भी एप्लीकेबल होगा, ये बात ध्यान रखना।
कहां पर एप्लीकेबल नहीं होता, कौन सी रेट पे, ये आप लोग मुझे बताएंगे। गुलाम अब्बास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी सेक्शन 11 जो है वो एग्जॉस्टिव नहीं है। रूल्स ऑफ रेस जुडिकाटा एनैक्टेड इन सेक्शन 11 हैव सम टेक्निकल एस्पेक्ट्स। The general doctrine is founded on consideration of high public policy। इसमें बस इतना बात ध्यान रखो, इस पर्टिकुलर केस में कहा गया था कि एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब कि इसमें और भी चीजें ऐड हो सकती हैं, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। फिर सरदार महोजी नरसिंह राव वर्सेस शंकर रमन, इसमें कहा गया रूल्स लेड डाउन इन सेक्शन 13 आर रूल्स ऑफ सब्सटैंटिव लॉ एंड नॉट मेयरली प्रोसीजरल लॉ। सब्सटैंटिव लॉ के रूल्स हैं वो, प्रोसीजरल लॉ नहीं है। स्वप्ना मोहंती वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा 2018, ये इंपॉर्टेंट है। नेसेसरी पार्टी इज अ पर्सन इन whose presence is necessary in order to effectually and completely adjudicate upon and settle all issues raised in a dispute। नेसेसरी पार्टी कौन सी पार्टी? वो पार्टी है जिसकी प्रेजेंस जरूरी है, कोर्ट के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है, ताकि इफेक्चुअली किसी ऑर्डर को पास किया जा सके और कंप्लीटली सही से कोर्ट को जो है पर्टिकुलर सूट को, इश्यूज को डिसाइड किया जा सके। इट इज अ पार्टी इन एब्सेंस ऑफ whom, कोई भी अगर इनका एब्सेंस हुआ, अगर नेसेसरी पार्टी का एब्सेंस हुआ तो उनके एब्सेंस में कोई इफेक्टिव ऑर्डर पास नहीं कर सकते। और जबकि हम प्रॉपर पार्टी कौन है? प्रॉपर पार्टी इज वन इन whose एब्सेंस इफेक्टिव ऑर्डर को पास किया जा सकता है, बट लेकिन अगर इनका प्रेजेंस होगा, इफेक्टिव ऑर्डर तो पास कर सकते हैं, लेकिन अगर इनका प्रेजेंस होगा तो अच्छा डिसीजन, और अच्छा डिसीजन जो है कोर्ट का आ सकता है कंप्लीट और फाइनल डिसीजन के लिए, ठीक है। कसूरी वर्सेस अय्यर, सॉरी आई कैन नॉट प्रोनाउंस इट, देख लेना आप लोग। सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन फॉलोइंग 2 टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर अ पार्टी इज अ नेसेसरी पार्टी। 2 टेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने इसमें लेड डाउन किए थे कि किसी पार्टी को हम कब नेसेसरी पार्टी कह रहे हैं। When there must be right to some relief against such party in respect of the matter involved in the proceeding in question। कह रहा है कोई राइट होनी चाहिए रिलीफ के अगेंस्ट, तब तो हो सकता है। एंड इट शुड नॉट बी पॉसिबल टू पास, और ये तो मतलब संभव ही नहीं होना चाहिए कि उसके बिना हम कोई इफेक्टिव ऑर्डर पास कर दें, ठीक है, या इफेक्टिव डिग्री पास कर दें। फिर केस वर्गीस वर्सेस सेंट पीटर्स एंड पॉल्स साइरन ऑर्थोडॉक्स चर्च 2017। यहाँ पर रूल नंबर ऑर्डर 1 रूल 8 का रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में बात करी गई थी। ऑर्डर 1 रूल 8 इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल दैट ऑल पर्सन इंटरेस्टेड इन द सूट आर टू बी मेड पार्टीज देयरटू। जितने भी पर्सन सूट में इंटरेस्टेड है उन सबको पार्टीज बनाया जाए। ऑर्डर 1 रूल 8 प्री सपोजेज दैट देयर आर न्यूमरस पार्टीज, पहले से ही सपोज किया जाता है कि कई न्यूमरस पर्सन है जिनका सेम इंटरेस्ट है इस पर्टिकुलर सूट में, एंड 1 और मोर पर्सन्स विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, एक या एक से ज्यादा व्यक्ति कोर्ट की परमिशन लेकर के स्यू कर सकते हैं या उनके अगेंस्ट जो है उनको सू किया जा सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ पर्सन, उन पर्सन के बिहाफ पर जो उस पर्टिकुलर सूट में इंटरेस्टेड है। डिग्री इन सच सूट इज बाइंडिंग ऑन ऑल ऑफ सच पर्सन। ये सवाल पूछा जाता है कि रिप्रेजेंटेटिव सूट में जो डिग्री आती है वो सब पे बाइंडिंग होती है, जो उसमें इंटरेस्टेड है या नहीं, तो सब पे बाइंडिंग होती है। फॉर हुज बिहाफ or for whose behalf suit is instituted, ठीक है। री-एडजुडिकेशन और री-लिटिगेशन ऑफ डिसाइडेड इश्यूज आर बार्ड बाय द प्रिंसिपल। आप दोबारा से उसमें जो है सुनवाई नहीं करवा सकते, ना उनको डिसाइड करवा सकते हो, एक बार जब डिसाइड हो गया तो रेस जुडिकाटा लग जाएगा। वीरेंद्र नाथ वर्सेस सतपाल सिंह, मटेरियल फैक्ट्स जो होते हैं आर फैक्ट अपॉन विच द प्लेंटिव्स कॉज ऑफ एक्शन, और डिफेंडेंट का डिफेंस जो है वो डिपेंड करता है। मटेरियल फैक्ट्स का मतलब होता है जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, तो कौन से होंगे लॉजिकली अगर सोचो तो कौन से होंगे फैक्ट्स? वही फैक्ट्स होंगे जिन पर्टिकुलर फैक्ट्स पे प्लेंटिव का कॉज ऑफ एक्शन बेस्ड है या फिर डिफेंडेंट का डिफेंस बेस्ड है, ठीक है। एमएसएम लक्ष्मी एंड कंपनी वर्सेस डॉक्टर आनंद आर देश पांडे, व्हाइल कंसिडरिंग अमेंडमेंट एप्लीकेशन, जब अमेंडमेंट की एप्लीकेशन आई है द कोर्ट्स कैन टेक नोटिस ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स टू शॉर्टन द लिटिगेशन। मतलब बाद में जो इवेंट्स हुए, जैसे मान लीजिए कि सूट इंस्टीट्यूट हो गया था, उसके बाद अगर मान लीजिए कोई बात हुई है और फिर जब अमेंडमेंट किया जा रहा है, कोई मान लीजिए कोई और विवाद हो गया, सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद फिर और कोई दूसरा विवाद हो गया, तो कोर्ट जो है इस पर्टिकुलर बात का नोटिस ले सकती है कि सब्सिक्वेंट इवेंट जो भी कुछ हुए, ताकि लिटिगेशन को छोटा किया जा सके, राइट प्रिजर्व करी जा सके दोनों पार्टीज की, एंड सबसर्व एंड्स ऑफ जस्टिस, और जो है जस्टिस न्याय पार्टीज को मिल सके। मतलब ऐसा नहीं है कि जो पहले हुआ था उसी का के लिए केवल सूट इंस्टीट्यूट किया है फिर उसी पे सिर्फ सारी बातें चलेंगी, ऐसा नहीं है। अगर सूट पेंडिंग जब है, जब सूट का भी डिसीजन नहीं आया, उस बीच में भी अगर कोई घटना ऐसी घट गई है तो आप जो है अमेंडमेंट करके और ये सारी बातें आप कोर्ट को बता सकते हो कि ऐसा ऐसा मामला हो गया। इससे होता क्या है कि कोर्ट का टाइम कम वेस्ट होता है, ठीक है, लिटिगेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगता। हरिदास अलीदास थंडानी वर्सेस गोदरेज रुस्तम किरमानी EIR 1983 का ये केस है। कोर्ट शुड बी एक्सट्रीमली लिबरल
इन ग्रांटिंग प्रेयर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स अनलेस सीरियस इनजस्टिस और इररिपरेबल लॉस इज कॉज्ड टू द अदर साइड। कह रहा है कि जब अमेंडमेंट की बात आ रही है ना, जब कोई पार्टी चाह रही है कि हमें अमेंडमेंट करना है अपने प्लेंट में या कहीं पर भी रिटन स्टेटमेंट वगैरह में, कहीं पर भी कोई अमेंडमेंट करना है किसी भी पार्टी को, तो कोर्ट को इसमें थोड़ा सा इजी गोइंग होना होगा, लिबरल होना होगा, ताकि वो चुपचाप मान जाए कि हाँ ठीक है अमेंडमेंट करना, अगर मतलब ऑब्वियसली सही अमेंडमेंट है तो। अगर वो मतलब बेसिकली कोर्ट को ये बात करने देना चाहिए, एकदम से स्ट्रिक्ट नहीं हो जाना चाहिए कि नहीं एक बार जो लिख दिया बस वही चलेगा, ये बात है। और कह रहा है कि हाँ अगर कोई सीरियस इनजस्टिस कॉज हो जाएगा दूसरी पार्टी को तो भले कोर्ट मना करता है, लेकिन अन्यथा कोर्ट ऐसे मना नहीं कर सकते। ठीक है। एम रेवाना वर्सेस अंजुमना 2019 का ये केस है। कह रहे लीव टू अमेंड, मतलब परमिशन जो है अमेंड की उसको रिफ्यूज किया जा सकता है, कोर्ट अगर चाहे तो मना कर सकती है अगर वो टोटली डिफरेंट कोई न्यू या इनकंसिस्टेंट केसेस या चैलेंजेस बता रहे हैं। जो फंडामेंटल कैरेक्टर है सूट का, आप उसी को इंजर कर दे रहे हो। जिस पर्टिकुलर बात के लिए आप सूट लेकर के आए थे, जो फंडामेंटल कैरेक्टर था, उसको छोड़ के आप कुछ नया ही विवाद बताने लगे आपस में कि हमारी उनसे ऐसे लड़ाई हो गई थी फलाना ठिकाना। अगर इस तरीके से आपने कुछ भी बताया तो ये पर्टिकुलर जो मामला, जो अमेंड करने का मामला है, इसको कोर्ट रिफ्यूज कर सकती है। द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन दैट पर्सन जो अमेंडमेंट सीक कर रहा है ट्रायल शुरू होने के बाद, टू शो दैट इन स्पाइट ऑफ ड्यू डिलिजेंस, कि भाई सब कुछ एडीओटी का जोर लगाने के बाद भी मैं वो अमेंडमेंट नहीं कर पा रहा था पहले, इस वजह से जब ट्रायल शुरू हो गया तब मुझे अमेंडमेंट करना पड़ रहा है। ये आपको प्रूफ जो बर्डन होगा प्रूविंग का, ये उस पर्सन पे होगा जो कि अमेंडमेंट करना चाहता है। ONGC versus Modern Construction Company when the plaint is filed in the proper court after getting returned from the wrong court। कह रहे जब कोई प्लेंट फाइल किया गया है किसी प्रॉपर कोर्ट में और वो रिटर्न हुआ था रॉन्ग कोर्ट के पास से, इट कांट बी सेट टू कंटिन्यूएशन। आप उसको कंटिन्यूएशन नहीं मान सकते कि वहां से आया था हम उसको कंटिन्यू करें, कंटिन्यू नहीं मांग सकते। आप ये कहोगे द सूट मस्ट बी डीम्ड टू कमेंस व्हेन अ प्लेंट इज फाइल्ड इन प्रॉपर कोर्ट। सूट आपका कमेंस ही तब होगा, शुरू ही तब होगा जब प्रॉपर कोर्ट में फाइल किया गया है। ये नहीं कि पहले गलत कोर्ट में फाइल किया गया तो फिर वहां से अगर रिटर्न होकर आ रहा है प्रॉपर कोर्ट में तो वो कंटिन्यूएशन हो जाएगा। नहीं, कंटिन्यू नहीं मानेंगे हम उसे। जब जिस दिन से वो प्रॉपर कोर्ट में आया हम तब से मानेंगे कि सूट इंस्टीट्यूट किया गया। ठीक है। माधव प्रसाद अग्रवाल वर्सेस एक्सिस बैंक। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्लेंट कैन ईदर बी रिजेक्टेड एज अ होल और नॉट एट ऑल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्लेंट या तो पूरा रिजेक्ट कर दो या तो बिल्कुल भी उसको रिजेक्ट नहीं करना है। इट इज नॉट परमिसिबल टू रिजेक्ट प्लेंट कुआ एनी पर्टिकुलर पोर्शन। आप मतलब बेसिकली किसी पर्टिकुलर पोर्शन को आप सिर्फ इतनी जरा सी, मतलब मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पोर्शन है, सिर्फ उसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। करना है तो पूरा रिजेक्ट करना पड़ेगा ऑफ अ प्लेंटिफ इंक्लूडिंग अगेंस्ट सम ऑफ द डिफेंडेंट एंड कंटिन्यू द सेम अगेंस्ट द अदर। ठीक है। इसमें ये बात बताई गई है कि ये नहीं कि कुछ डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट आपने पर्टिकुलर जो है क्लेम को हटा दिया, प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया और बाकी के अगेंस्ट चल रहा है, इस तरीके का काम नहीं हो सकता। ठीक है। बाकी डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट चल रहा है। Mayar HK Limited versus owners and parties vessel MV Fortune Express AR 19/2006 कह रहा है the grounds for rejection of plaint specified in order 7 rule 11 are not exhaustive। मतलब ये मैंने आपको पहले भी कई बार बताया जब रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हम लोगों ने पढ़ा है कि ये जो पर्टिकुलर लिस्ट उसमें दे रखी है ऑर्डर 7 रूल 11 में, इम्प्रॉपरली स्टैम्प्ड है, फलाना ढिमकाना, जो भी कुछ उसमें दे रखा है, डुप्लीकेट में फाइल नहीं है, ये सारी चीजें अगर दे रखी हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ इतनी ही बातों पर प्लेंट रिजेक्ट हो सकता है। और भी कई बातें हैं जिन पर प्लेंट रिजेक्ट हो सकता है, उसमें वो एक्सप्रेसली लिखा नहीं है, इसलिए हम उस लिस्ट को नॉन एग्जॉस्टिव कहते हैं। मतलब वो अपने आप में परिपूर्ण लिस्ट नहीं है। प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड ऑन अदर रेलिवेंट ग्राउंड ऑल्सो। और दूसरे अगर कोई रेलिवेंट ग्राउंड है तो उसमें भी प्लेंट को रिजेक्ट किया जा सकता है। वेयर द प्लेंट इज फाउंड टू बी वेक्सेशियस, या मेरिटलेस है, कोई बात ही नहीं है प्लेंट में, और कोई क्लियर राइट टू स्यू, मतलब कि किस वजह से आप बंदे को स्यू कर रहे हो ये बात भी उसमें पता ही नहीं चल रही प्लेंट में, तो कोर्ट जो है प्लेंट को रिजेक्ट कर सकती है तब भी। रूपलाल सेठी वर्सेस नचित्तर सिंह गिल, इसमें कहा गया ओनली अ पार्ट ऑफ प्लेंट कांट बी रिजेक्टेड। इसमें भी वही सेम बात करेगी, पार्ट ऑफ प्लेंट, आप सिर्फ प्लेंट का थोड़ा सा पार्ट आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर कोई कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं हो पा रहा है, पता ही नहीं चल रहा किस कॉज ऑफ एक्शन पे सूट प्लेंट जो है लाया गया, सूट इंस्टीट्यूट किया गया, तो प्लेंट एज अ होल मस्ट बी रिजेक्टेड, तो प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वैश्य अग्रवाल पंचायत वर्सेस इंदर कुमार 2020 का ये केस है। कह रहा है प्लेंट कांट बी रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट इज बार्ड बाय रेस जुडिकाटा। प्लेंट को आप सिर्फ इस ग्राउंड पर जो है रिजेक्ट नहीं कर सकते कि वो रेस जुडिकाटा से बार्ड है। ऑन पेरिसल ऑफ प्लेंट अलोन इट कांट बी सेड, जैसे प्लेंट आपके सामने आया उस वक्त नहीं कहा जा सकता कि अरे ये तो बार्ड है रेस जुडिकाटा से। दिस इशू हैज टू बी डिटरमाइंड एट ट्रायल। ध्यान रखना ये बात, रेस जुडिकाटा का जो इशू है कि ये पर्टिकुलर जो है सूट रेस जुडिकाटा से बार्ड है, ये जब ट्रायल शुरू हो गया हम तब पता लगा पाएंगे कि रेस जुडिकाटा से ये बार्ड है।
अब प्लेंट के ही जो है समय पर, भाई प्लेंट तो पहला स्टेप हो ना, पहली सीढ़ी हो गई, पहली सीढ़ी पे आप ये बात डिसाइड नहीं करोगे कि वो रेस जुडिकाटा से बाढ़ है या नहीं बाढ़ है, ठीक है, ये ट्रायल पर डिसाइड होता है, ट्रायल पर डिटरमाइन करना होता है। एस भास्करन वर्सेस सेबेस्टियन 2019 एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है वो डिक्री के बिहाइंड नहीं जा सकती। Any order passed by the executing court by traveling beyond the decree or order is without jurisdiction। आपसे जितना काम कहा गया है, आपको डिक्री एग्जीक्यूट करने को कहा गया, आपको सिर्फ वही करना। फलाना ढमकाना कैसे क्या मॉडिफिकेशन, ये सब कुछ भी आपको नहीं करना है, सिर्फ एग्जीक्यूट करने को कहा गया, सिर्फ वही करना है, ठीक है। कैलाश वर्सेस ननकू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। कह रहे जो आउटर लिमिट दे रखी है 90 दिन की रिटन स्टेटमेंट को फाइल करने के लिए, कोई मैंडेटरी नहीं है, कोर्ट एक्सटेंड कर सकती है टाइम 90 दिन के बाद भी, मतलब बियॉन्ड 90 डेज भी हो सकता है, बट इट शुड ओनली बी डन इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही ऐसा हो सकता है, और रूटीन ऑर्डर मतलब कि हर दूसरे आदमी को आप 90 दिन से ज्यादा का टाइम दे रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अगर उसने कुछ एकदम ही कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बता दिए कि वो कर ही नहीं पाया, WS इस 90 दिन के लिमिट में फाइल नहीं कर पाया, तो भले ठीक है, चलो आपने उसको टाइम दे दिया, लेकिन ये रूटीन ऑर्डर आप इसमें पास नहीं कर सकते कि हर जो है इंसान को आप 90 दिन से ज्यादा का टाइम दे रहे हो। द कोर्ट हार्मोनियसली कंस्ट्रक्टेड, मतलब कोर्ट को हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करना होगा ऑर्डर 8 रूल 1 में, 9 में एंड 10 में, ठीक है। जी रत्ना राज बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस श्री मुत्तु कुमार स्वामी परमानेंट फंड अनलिमिटेड 2019 कह रहा है, द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट द डिक्री पास्ड आफ्टर टेकिंग प्लेंटिव्स एविडेंस, जब डिक्री पास करी गई है प्लेंटिव का एविडेंस लेने के बाद बिना डिफेंडेंट के अपीयरेंस के ट्रायल स्टेज पर, वो एक एक्स पार्टी डिक्री होती है। तो आपको पता है ना, वो एक एक्स पार्टी डिक्री होती है, सीधी सी बात है, इसमें बस इतना कहा गया, सच डिक्री कैन बी सेट असाइड, और इसको सेट असाइड करा जा सकता है। ये भी हमें पता है कि डिक्री को, एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड कहाँ करना है, ऑर्डर 9 रूल 13 में, ठीक। रघुनाथ दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द नोटिस अंडर सेक्शन 80, यानी कि सेक्शन 80 मुझे नोटिस का ऑब्जेक्ट, मतलब नोटिस जो दे रखा है 2 महीने का टाइम पीरियड दे रखा है कि अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपको कोई मामला लेकर के आना है, 2 महीने का टाइम पीरियड, 2 महीने का नोटिस देना होगा गवर्नमेंट को या किसी पब्लिक ऑफिसर को, टू सेटल द क्लेम पुट फॉरवर्ड बाय द प्रोस्पेक्टिव प्लेंटिव एंड टू अवॉइड अननेसेसरी लिटिगेशन। ये सिर्फ ऐसे ही टाइम ही नहीं दिया कि भाई गवर्नमेंट इस वजह से हम टाइम दे रहे हैं, हम टाइम इस वजह से इनको 2 महीने का दे रहे हैं, जब प्लेंटिव सूट लगाने से पहले, मतलब प्लेंट दायर करने से पहले उनको जो है नोटिस भेजेगा। नोटिस इस वजह से भिजवाया जा रहा है ताकि जो भी कुछ दिक्कत है प्लेंटिव को, वो अगर गवर्नमेंट इसी स्टेप पे अगर सही करके उसको दे रही है, तो भाई अननेसेसरी लिटिगेशन, मामला कोर्ट तक नहीं जाएगा, कोर्ट का बर्डन कम होगा। इसीलिए 2 महीने का टाइम दिया गया है। 2 महीने के अंदर अंदर अगर गवर्नमेंट जो है, जो भी कुछ हार्म से, जो भी कुछ इंजरी वगैरह अगर प्लेंटिव को हुई है, वो अगर ठीक कर दे रही है या गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर, तो फिर ऐसा कोई लिटिगेशन करने का कोई जरूरत नहीं है। क्या है, अननेसेसरी लिटिगेशन को अवॉइड करने के लिए नोटिस वाला प्रावधान लाया गया है। मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरालाल, इसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इवन इफ द केस इज नॉट कवर्ड अंडर द ग्राउंड्स मेंशन्ड इन ऑर्डर 39, इंटरिम इंजंक्शन को ग्रांट किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा अगर उन्होंने इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिसडिक्शन किया है अंडर सेक्शन 151 ऑफ द कोड, यानी कि आपका इनहेरेंट पावर्स। गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो अपील है, इसमें अपील के बारे में बताया गया था। अपील क्या है, तो ये केस आप लिख सकते हो जब आपसे कभी अपील का सवाल मेंस में पूछा जाए तो। अपील इज अ क्रिएचर ऑफ स्टैट्यूट एंड इट इज नॉट अ इनहेरेंट राइट। ये स्टैट्यूट का क्रिएचर, इनहेरेंट राइट नहीं है आपका। भाई हर मामले में अपील नहीं आप कर सकते हो ना, कोई इनहेरेंट राइट नहीं है। अगर स्टैट्यूट ने बता रखा है कि अपील इस मामले में हो सकती है तो ही अपील हो सकती है, ऐसे हर मामले में अपील नहीं हो सकती, ठीक है। शीतल प्रसाद वर्सेस किशोरीलाल, कह रहा था ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 97 is to prevent preliminary questions being raised in the form of an appeal after a case has been decided on merits। आप preliminary questions उसमें जो है रेज नहीं कर सकते अपील में, जब केस मेरिट्स पर डिसाइड हो चुका है। Since passing of preliminary decree is only a stage prior to the passing of final decree, जो preliminary decree पास करी गई है उसके बाद फिर final decree पास करी जाती है, ठीक है। If an appeal is preferred against a preliminary decree succeed the फाइनल डिग्री ऑटोमेटिकली फॉल्स टू द ग्राउंड्स। क्या है, मैंने आप लोगों को भी शुरू में क्या बताया था, प्रिलिमिनरी डिग्री पर ही बेस्ड होती है आपकी फाइनल डिग्री। अगर आपने यहां पर अपील नहीं किया तो आप यहां भी अपील नहीं कर सकते। हाँ, अगर प्रिलिमिनरी डिग्री के अगेंस्ट आपने कोई अपील करी थी और वो सक्सीड कर जाती है तो ये जो फाइनल डिग्री है ये ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। वही कह रहा है कि अगर जो हमारा प्रिलिमिनरी डिग्री है वो सिर्फ एक स्टेज है, मात्र एक सीढ़ी है फाइनल डिग्री से पहले। तो अगर प्रिलिमिनरी डिग्री आ गई है
और आपने मान लीजिए उसके अगेंस्ट अपील कर दी और वो अपील सक्सीड हो गई, तो फाइनल डिग्री वैसे भी जो है गिर जाएगी, इट ऑटोमेटिकली फॉल्स टू द ग्राउंड। कौन से केस में कहा गया? सीते प्रसाद वर्सेस किशोरीलाल, 5 स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। फिर है चुनीलाल मेहता वर्सेस सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चर कंपनी लिमिटेड। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है? इफ द क्वेश्चन इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, अगर क्वेश्चन कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, जनहित का है, और इट डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली, और वो डायरेक्टली और सब्सटैंशियली इफेक्ट कर रहा है पार्टीज के राइट को, तो ये सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, मूल क्वेश्चन है लॉ का। इट इज एन ओपन क्वेश्चन, और ओपन क्वेश्चन होना चाहिए, दैट इज टू से इट इज नॉट फाइनली सेटल्ड। मतलब ओपन क्वेश्चन का मतलब ये है कि अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन अराइज हुआ है कोर्ट के, हाई कोर्ट के सामने, वो सुप्रीम कोर्ट ने, प्रिवी काउंसिल ने या फेडरल कोर्ट ने इस पर कोई अभी जजमेंट न दिया, कुछ कहा ना हो, तब हम इसे ओपन क्वेश्चन कहते हैं, और तब ये एक सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ बनता है, ध्यान रखना। पेरी कंसारा वर्सेस स्मृति मदान कंसारा, देखो इसमें क्या कहा गया? रिव्यू कोर्ट डज नॉट सिट इन अपील ओवर इट्स ओन ऑर्डर। रिव्यू कोर्ट जो है वो अपील पर नहीं बैठेंगे। इट कॉन्स्टिट्यूट्स एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल दैट वंस द जजमेंट इज साइंड। रिव्यू में क्या होता है ना कि एक एक्सेप्शन है ये जनरल रूल का, कि एक बार जजमेंट साइन हो गया तो उसको ऑल्टर नहीं किया जा सकता, लेकिन रिव्यू में तो करते हैं, सेम कोर्ट करती है, सेम जज करते हैं, ठीक है। रिव्यू में तो किया जाता है। पावर ऑफ रिव्यू कैन बी एक्सरसाइज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ मिस्टेक। रिव्यू का पावर क्यों एक्सरसाइज कर रहे हैं? हम इसलिए एक्सरसाइज कर रहे हैं ताकि कोई अगर मिस्टेक हुई है, कोई गलती हुई है, तो उसे करेक्ट किया जा सके। एंड नॉट टू सब्स्टिट्यूट अ व्यू, मतलब जो ऑलरेडी कोर्ट जजमेंट दे चुकी है उसके ऊपर कोर्ट टिप्पणी करने रिव्यू में नहीं बैठती है। रिव्यू का मतलब सिर्फ यही है कि अगर कोई गलती हो गई है मान लीजिए, तो आप रिव्यू में जाकर के कोर्ट से वो गलती सही करवा लो, ये बात है। कोई अपना व्यू वहां पर सब्स्टिट्यूट करने नहीं बैठेगी कि जजमेंट में जो ओरिजिनल जजमेंट था उसमें उन्होंने यस कहा फिर किसी बात के लिए, फिर उसके बाद रिव्यू में आप लेकर के गए तो उसमें वो नो कर देंगे। नहीं, वो अपने व्यू को रिव्यू करने के लिए नहीं बैठे हैं वहां पर। अगर कोई गलती हो गई है तो उसे ठीक करने के लिए वहां पर बैठे हुए हैं। Order 47 Rule 1 states that a judgment may be open to review if there is a mistake। कोई मिस्टेक है या कोई एरर है जो कि फेस पे दिख रही है, फेस पे दिख रही है अगर कोई इस तरीके की एरर, तो हम कहेंगे कि रिव्यू उसका हो सकता है। पांडुरंग रामचंद्र मंडली वर्सेस मारुति रामचंद्र घाटके। अब इसमें क्या कहा गया? एन एरोनियस डिसीजन ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ रीच्ड बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट व्हिच हैज नो रिलेशन टू द क्वेश्चन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ दैट कोर्ट कैन नॉट बी करेक्टेड। तो उसको करेक्ट नहीं किया जा सकता है अंडर सेक्शन नंबर 115। मतलब बेसिकली उसका रिव्यू नहीं हो सकता। अगर कोई एरोनियस डिसीजन पास कर दिया गया क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने पास कर दिया और उसका कोई ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड कोई मामला नहीं था उस कोर्ट, मतलब बेसिकली उस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं था और कोई एरोनियस डिसीजन पास कर दिया गया सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा, लॉ का क्वेश्चन था, तो ऐसे में उस पर्टिकुलर जो है मामले का रिव्यू नहीं, उस पर्टिकुलर मामले को आप करेक्ट नहीं करवा सकते हो हाई कोर्ट में। ये बात यहाँ पर कही गई है। शंकर वर्सेस बालकृष्ण 47 केस नंबर है हमारा। अ कॉम्प्रोमाइज डिग्री इज नॉट डिसीजन ऑन मेरिट्स। कॉम्प्रोमाइज डिग्री जो होती है वो मेरिट्स पर नहीं होती है एंड इट कांट बी सेड दैट द केस वाज हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। एक बात ध्यान रखना, कॉम्प्रोमाइज डिग्री की कभी भी अपील नहीं होती, नो अपील कॉम्प्रोमाइज डिग्री की। तो आपको पता होगा, पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो सेक्शन 96 का सबसेक्शन 3 ये बात कहता है कि अगर कॉम्प्रोमाइज डिग्री यानी कि दोनों पार्टीज ने अपना आपस में मतलब कॉम्प्रोमाइज वगैरह हो गया, तब अगर कोई डिग्री पास हुई है, कोर्ट से आपने बात करके कोई डिग्री पास करवा ली है, उसकी आप अपील नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? लॉजिक है कि आपने आपस में अग्रीमेंट करके डिग्री पास करवाई है, तो आप नहीं करवा सकते हो। लेकिन इन्होंने यहाँ पर इस केस में कहा कि कॉम्प्रोमाइज डिग्री ये मेरिट्स पर नहीं डिसाइड होती है, आपस में दोनों लोगों ने अग्रीमेंट कर लिया, डिग्री पास करवा ली, वो भी चलता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कॉम्प्रोमाइज डिग्री को मेरिट्स पर पास कराया गया है एंड इट कांट बी सेड दैट द केस वाज हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। और आप ये भी नहीं कह सकते कि उस पर्टिकुलर केस को हर्ड और फाइनली डिसाइड किया गया है। कहाँ की लैंग्वेज है ये? सेक्शन नंबर 11 की। तो कह रहा है इट इज बेस्ड ऑन कंसेंट, कंसेंट पर बेस्ड होती है एंड देयरफॉर इट विल ऑपरेट एज स्टॉपल। स्टॉपल की तरह तो ये ऑपरेट करेगी, रेस्ट जुडिकाटा की तरह ऑपरेट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि भाई हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड नहीं है ना, इस वजह से। ठीक है। भूपेंद्र सिंह वर्सेस जोगिंदर सिंह। अ बेयर perusal of section 92 provides that leave of the court to file suit by a person interested in public charitable trust against such trust is mandatory। ठीक है। The leave of the court can't be presumed to be granted। आप कोर्ट ने परमिशन दे दी, आप ऐसे प्रिज्यूम नहीं कर सकते कि कोर्ट ने ग्रांट कर दी। In an emergent situation, court can grant leave even without issuing notice। अगर कोई मान लीजिए कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन है तो यहाँ पर जो नोटिस देने की बात आती है ना सेक्शन 92 में, कोर्ट अगर वो नोटिस नहीं भी देगी तो भी जो है लीव आपको दे सकती है। ठीक है।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है आपका, उसका आउटसाइड द कोर्ट जो सेटलमेंट्स जाते हैं एडीआर वाले का बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एफ्स्कॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस शेरियन वर्की कंस्ट्रक्शंस। इसमें कहा गया कोर्ट इन्यूमरेटेड दैट द केस इन विच एडीआर प्रोसेस कैन बी रिस्टोर्ड, मतलब जहां पर आप ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ले जा सकते हो, सेक्शन नंबर 89 के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है ऑल केसेस रिलेटिंग टू ट्रेड कॉमर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, इसके लिए आप एडीआर का यूज कर सकते हो। केसेस जो अराइज हो रहे हैं फ्रॉम स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप, जैसे मतलब मैट्रिमोनियल केसेस हैं, इसके लिए भी आप एडीआर का यूज कर सकते हो। केसेस वेयर देयर इज अ नीड फॉर कॉन्टिन्यूएंस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, इसके लिए भी एडीआर का यूज किया जा सकता है। केसेस रिलेटिंग टू टॉर्टियस लाइबिलिटी, कोई टॉर्ट का मामला है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स है, इसके लिए भी एडीआर का यूज किया जा सकता है। और कस्टमर डिस्प्यूट्स के लिए भी एडीआर का यूज किया जा सकता है, ध्यान रखना इसको। फिर उसके बाद केस है हमारे 2 लास्ट केस है। हाँ चलो, रामचंद्र आर्य वर्सेस मानसिंह एंड अदर्स, इफ अ डिक्री इज पास्ड अगेंस्ट अ माइनर विदाउट अपॉइंटिंग अ गार्जियन, वो एक नलिटी होती है, ध्यान रखना। अगर कोई डिक्री माइनर के अगेंस्ट पास कर दी, कोई गार्जियन अपॉइंट नहीं किया गया, तो वहां पर ये डिक्री एक नलिटी होगी। फिर थुलासीधरा वर्सेस नरेनप्पा 2019 का ये केस है। फॉर्मुलेशन ऑफ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज साइन फोन ऑन, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना ऐसे कोई काम नहीं हो सकता। अगर आपको जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करवाना है इन सेकेंड अपील, फॉर्मुलेशन जो है मतलब फॉर्मुलेट करना पड़ेगा एक सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है। सो आई रियली होप सारे 51 केसेस आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, अगर आप लोगों ने सिर्फ यही केसेस पढ़ लिए हैं सीपीसी में तो कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट जो रीसेंट केसेस है, क्योंकि आजकल रीसेंट केसेस पूछने का बहुत ज्यादा ट्रेंड है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। तो अगर वो पढ़ लिया और ये पढ़ लिया, ये पीडीएफ अगर आप लोगों ने पढ़ ली तो इट इज मोर देन इनफ। कहाँ से आप लोगों को ये पीडीएफ लेनी है, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से ये पीडीएफ ले सकते हो। सौम्या सिंह के ही नाम से टेलीग्राम चैनल है। लॉ इंटेलेक्ट भी उसमें कभी कभी क्या मतलब लॉ इंटेलेक्ट उसमें लिख करके आता है, आप वहां से ये पीडीएफ अपना कलेक्ट कर सकते हो। ये वीडियो लाइव जाने के बाद मैं वो पीडीएफ वहां पर अपलोड कर दूंगी, ठीक है। सो आई रियली होप आप लोगों को ये सारे केसेस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।